Hello and welcome to the revision series of your ACCA Financial Accounting. In this video, we need to discuss the chapter number 17 of your ACCA Financial Accounting, जिसका नाम है Consolidated Financial Statement. तो हमें डिस्कस करना है कि क्या ये चैप्टर है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है और क्या हमारे पास इलस्ट्रेशन है एज पर ACCA स्टडी हब. उस इलस्ट्रेशन से ही आप ACCA स्टडी हब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट बिफोर आई स्टार्ट दैट व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बतानी पड़ेंगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने स्टार्टिंग से चैप्टर में जो पढ़ा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, तो हमने पढ़ा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज. फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटर और ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल. ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी होती है विच इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म, जहां पे दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल साथ में आके काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म. फिर हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी पढ़ा जिसे हमने बोला LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. तो ये जो चैप्टर है विच इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डील करता है इसी टाइप ऑफ एंटिटी विच इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से ही डील करता है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास तीन तरह के बिजनेस एंटिटी होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज. अब हमें बात करनी है इन लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी की जो डील करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या होती है कंपनी? तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मींस इट इज लिमिटेड बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. इट इज लिमिटेड बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी. बट क्या लिमिटेड है? ये लिमिटेड बाय शेयर ऑफ द कंपनी का मतलब तो ठीक है, लेकिन लिमिटेड क्या है? तो लिमिटेड है इस कंपनी की लायबिलिटीज. क्या लिमिटेड है? इस कंपनीज की लायबिलिटीज. मतलब इस कंपनीज की लायबिलिटीज अनलिमिटेड नहीं होंगी, वो लिमिटेड होंगी. और किससे लिमिटेड होंगी? लिमिटेड बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, नाउ व्हाट इज द शेयर ऑफ द कंपनी? तो शेयर का मतलब क्या होता है? तो शेयर इज द proportion ऑफ द ओनरशिप. शेयर क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ द ओनरशिप. सपोज मानते हैं कि एक कंपनी है जिनके पास $1,00,000 का शेयर कैपिटल है. ठीक है, एक कंपनी जिसके पास $1,00,000 का क्या है? शेयर कैपिटल. बट ये शेयर कैपिटल किसी एक इंसान के पास नहीं है. हो सकता है ये शेयर कैपिटल 10 अलग अलग इंडिविजुअल के पास हो. सपोज ABCDEFGHINJK. तो हो सकता है ये 10 लोगों के पास अलग अलग शेयर्स हो. किसी के पास 10,000 शेयर हो, किसी के पास 9,000 शेयर हो, किसी के पास 8,000 शेयर हो. लेकिन जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 1,00,000 शेयर. कितने हो जाएंगे? 1,00,000 शेयर ऑफ $1 ईच. तो ये जो कंपनी है जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, उसके पास 1,00,000 शेयर हैं $1 ईच के, और वो 1,00,000 शेयर्स अलग अलग लोगों ने होल्ड किए हुए. ठीक है, तो ये क्या होती है? कंपनी लिमिटेड बाय दी शेयर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ हमारी स्टार्टिंग के चैप्टर में. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मानते हैं इस कंपनी में ये 10 लोगों ने अलग अलग जो शेयर होल्ड किए हैं, इसी तरीके से अलग अलग कंपनी भी किसी अलग अलग कंपनीज में शेयर होल्ड करती हैं. क्या बोला मैंने? जिस तरीके से ये शेयर होल्डर्स ने उस कंपनी में शेयर होल्ड किए हैं, इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज भी एक अलग अलग कंपनीज में कुछ शेयर होल्ड करते हैं इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट. सपोज रिलायंस लिमिटेड ने इन्फोसिस लिमिटेड में कुछ शेयर परचेज कर ली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो रिलायंस क्या हो गई? इन्फोसिस की शेयर होल्डर. मतलब काइंड ऑफ अ ओनर ऑफ दैट शेयर दैट दे ओन. मतलब रिलायंस जितना शेयर इन्फोसिस में ओन करती है, उतने परसेंटेज, उतने प्रपोर्शन की रिलायंस
ओनर है इन्फोसिस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक कंपनी भी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब समझना, मानते हैं कि किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करे, ठीक है। तो कितने होल्ड करे? मैं मानता हूं कि किसी कंपनी में, मानते हैं ये कंपनी है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टी कंपनी। एक कंपनी है जिसे हम बोलेंगे इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी मींस जिस पे इन्वेस्ट हो रहा है, जिस पे इन्वेस्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टी कंपनी। जो इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टर कंपनी, ठीक है। तो जिस पे इन्वेस्ट होगा इन्वेस्टी कंपनी, जो इन्वेस्ट करेगा वो है इन्वेस्टर कंपनी, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो होती है इन्वेस्टी कंपनी में वो होती है लेस देन 20%, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी उस इन्वेस्टी कंपनी के लेस देन 20% शेयर एक्वायर करता है या परचेस करता है, तो उस लेस देन 20% को हम क्या बोलते हैं? सिंपल इन्वेस्टमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इन्वेस्टमेंट। कि ठीक है, आपने 20% से कम का एक्वाजिशन किया है या उससे कम के शेयर हमारी कंपनी में एक्वायर किए हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? सिंपल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या जिसका दूसरा नाम है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम है क्या? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो जब तक अगर आपने 20% से कम शेयर एक्वायर किए हैं किसी दूसरी कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? सिंपल इन्वेस्टमेंट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अब जब ये इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा और 50% से कम होती है, क्या बोला कि 20% से ज्यादा और 50% से कम होती है, मतलब अगर ये इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज बिटवीन 20 एंड 50% है, तब हम इस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे? तो तब हम इस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे एसोसिएट इन्वेस्टमेंट। तब हम क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट को? एसोसिएट इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स अब ये जो कंपनी जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है, जिस कंपनी पे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, ये कंपनी उस कंपनी की क्या बन गई है? एसोसिएट। ये कंपनी उस कंपनी की क्या बन गई है? एसोसिएट। कि अब हम आपकी कंपनी में 20% से ज्यादा और 50% से कम होल्ड करते हैं। इसका मतलब है कि हम आपकी कंपनी में एक तरह से एसोसिएट है, ठीक है, या आप हमारी कंपनी की एक एसोसिएट है, ठीक है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड करे, और किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% शेयर करे, मतलब आधे से ज्यादा शेयर अगर किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर किए, तब वो कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी। तब वो कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो मानते हैं इन्वेस्टर कंपनी ने इन्वेस्टी कंपनी पे इन्वेस्ट किया और उसके 20% से कम शेयर परचेज कर लिए, तो क्या कहलाएगा? सिंपल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस कंपनी की 20 से 50% तक के शेयर एक्वायर कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे? कि ये उस कंपनी की एसोसिएट है। फिर अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर किए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कि ये उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये सब कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है, ठीक है। तो समझते हैं, अभी हमने पूरी पिक्चर क्लियर नहीं की है, ठीक है। तो मानते हैं किसी भी कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, यहां तक तो हमने बात स्थापित कर ली। अब हमें देखना है कि जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके शेयर परचेस करेगी, तो कितने शेयर परचेस करेगी कि स्टेटस चेंज होगा। तो हमने जाना कि 20% से कम अगर शेयर परचेस करेगी या एक्वायर करेगी, तो उसे हम बोलेंगे सिंपल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 20 से 50% तक करेगी तो क्या बोलेंगे? एसोसिएट। और 50% से ज्यादा करेगी तो सब्सिडी, ठीक है। अब समझते हैं, एक कंपनी है जिसका मैं नाम देता हूं एस लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका मैं नाम देता हूं एस लिमिटेड, ठीक है। एस लिमिटेड को थोड़ा सा राइट हैंड में ले आते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है एस लिमिटेड, ठीक है। एस लिमिटेड क्यों बोल रहा हूं ये हमें बाद में पता चलेगा। ये कंपनी है इन्वेस्टी कंपनी। ये कंपनी कौन सी कंपनी है? इन्वेस्टी कंपनी, मतलब इस पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये कंपनी क्या करती होगी?
अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती होगी, पक्की बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाती होगी तो तमाम तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती होगी, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन नोट्स टू अकाउंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट सच एज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो तमाम तरह के ये स्टेटमेंट बनाती होंगी। लेकिन जिन दो स्टेटमेंट पे हमें मुख्य चर्चा करनी है वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसी तरीके से मानते हैं एक और कंपनी जिसका नाम है पी लिमिटेड। एक और कंपनी है जिसका नाम है पी लिमिटेड। अब ये पी लिमिटेड है कौन सी कंपनी? इन्वेस्टर कंपनी। ये कंपनी कौन सी है? इन्वेस्टर कंपनी। ये कंपनी दूसरी कंपनी पे इन्वेस्ट करती है। तो पी लिमिटेड दूसरी कंपनी से इन्वेस्ट करता है और एस लिमिटेड दूसरी कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेती है। ठीक है बात है। चलिए, तो जिस तरीके से एस लिमिटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इसी तरीके से पी लिमिटेड भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते होंगे, जिसमें वो भी क्या बनाते होंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंपल बात। अब क्या हो कि अगर ये पी लिमिटेड एस लिमिटेड को क्या करे? कंट्रोल करे। क्या हो अगर ये पी लिमिटेड एस लिमिटेड को क्या करे? कंट्रोल करे। तो क्या होगा? ठीक है, तो समझते हैं कि अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा। तो जो कंट्रोलिंग कंपनी है, मतलब जो पी लिमिटेड है, जो कंपनी को कंट्रोल करेगा, अगर उस कंपनी को कंट्रोल करेगा इसका मतलब है उस जो कंपनी कंट्रोल हो रही है उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी किसकी हो जाएंगी? पी लिमिटेड की, क्योंकि उनके ही फैसले से डिसाइड होगा कि वो कंपनी जो एस लिमिटेड है वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए पी लिमिटेड जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको अब हम क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जब पी लिमिटेड खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जिसमें किसी और की हम अमाउंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसमें क्या आएगा आपका? सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इसी तरीके से एस लिमिटेड जो इन्वेस्टी कंपनी है वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब खुद के बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां पे क्या होगा? सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब जब पी लिमिटेड ने दूसरी कंपनी पे कंट्रोल स्थापित कर लिया है, मतलब पी लिमिटेड एस लिमिटेड पे कंट्रोल करने लगी है, तब क्या होगा? उस एस लिमिटेड की एसेट लायबिलिटी, सपोज उस एस लिमिटेड में जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, उन सब का कंट्रोल भी किसके पास है? पी लिमिटेड। पी लिमिटेड मोर देन 50% अगर एक्वायर करते हैं, पी लिमिटेड अगर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ये है कि अब आपके डिसीजन मेकिंग में भी हमारी मेजोरिटी होगी। इसका मतलब है कि पी लिमिटेड जो चाहेगा वही एस लिमिटेड में होगा। ठीक है, तो एस लिमिटेड की जो एसेट एंड लायबिलिटीज है, टिपिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एस पी लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है, तो वो किसका पार्ट बनेंगी? पी लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। जहां पे पी लिमिटेड जो पेरेंट है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी जो एस लिमिटेड है उसके एसेट एंड लायबिलिटीज को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। क्या बोला मैंने? जहां पे जो पेरेंट कंपनी है जिसका मतलब है पी लिमिटेड, वो एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटीज को भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। जहां पे क्या बनेगा? जहां पे बनेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां पे क्या बनेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें पढ़ना है व्हाट इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमें क्या पढ़ना है कि क्या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होंगे और क्या कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होगा। ठीक है, तो हम पहले इस क्लास में, मतलब पार्ट 1 ऑफ दिस क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम सेकंड क्लास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर जो क्लास 2 होगी, जो
सेकंड सेपरेट वीडियो में आएगी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, कंसोलिडेशन। तो बेसिक हमने जान लिया कि कंसोलिडेशन क्या होता है। ठीक, अब थोड़ा सा डाउट जो आपके मन में आया होगा कि सर ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल कैसे करती है, ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल कैसे करती है। तो इसके लिए 5 तरीके हैं, इस कंट्रोल को स्थापित करने के लिए 5 तरीके हैं। पहला तरीका है एक्वायर मोर देन 50% शेयर इन इन्वेस्टी कंपनी। मतलब पहला तरीका है कि आप किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर ले। मोर देन 50% शेयर एक्वायर करने से क्या होगा, हर शेयर होल्डर की इक्वल वोटिंग पावर होती है, हर शेयर की इक्वल वोटिंग पावर होती है। ठीक है, और हर शेयर होल्डर की उतनी ही वोटिंग पावर होती है जितने शेयर वो होल्ड करता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लिए, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास अब इस कंपनी की वोटिंग पावर में 50% या 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर है। तो वो जो डिसीजन चाहेंगे वही डिसीजन इस कंपनी में होने वाला है। तो ये क्या हुआ, पहला तरीका हुआ कंट्रोल स्थापित करने का। सेकंड तरीका क्या होता है, जहां पे आप कंट्रोल करते हैं बाय एग्रीमेंट। सेकंड तरीका क्या होता है, जहां पे आप कंट्रोल करते हैं बाय एग्रीमेंट। अब कंट्रोल बाय एग्रीमेंट क्या होता है, समझते हैं कि एस लिमिटेड एक कंपनी है जिसको हमने नाम दिया है एस लिमिटेड, जो है सब्सिडियरी कंपनी। उस पे 2 शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है पी लिमिटेड जिसके पास 40% शेयर है। ठीक है, एक कंपनी है ओ लिमिटेड जिसके पास 20% शेयर है। अब इस कंपनी में अभी पी लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 40%। ओ लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं, 20%। और फिर एक अनदर कंपनी है जिसका नाम है एल लिमिटेड, ठीक, जिसके पास कितने शेयर होंगे अब, 40% शेयर। तो किसी भी कंपनी के पास एस लिमिटेड में इतने शेयर नहीं है कि वो उसे अपना सब्सिडी मान पाए, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। किसी के पास 40% शेयर है, किसी के पास 40% शेयर है, और किसी के पास सिर्फ 20% शेयर है। तो किसी के पास भी 50% से ज्यादा शेयर नहीं है कि वो अपना कंट्रोल स्थापित कर पाए। बट क्या हो अगर 2 लोग मिलके, मतलब 2 शेयर होल्डर मिलके एक एग्रीमेंट कर लें, जैसे कि पी लिमिटेड और ओ लिमिटेड ने मिलके ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम साथ में इस कंपनी पे कंट्रोल करेंगे। क्या एग्रीमेंट कर लिया, दैट एग्रीमेंट टू कंट्रोल एस लिमिटेड। उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों साथ में मिलकर एस लिमिटेड को कंट्रोल करेंगे। दैट मीन्स 40% शेयर है पी लिमिटेड के पास, 20% शेयर है ओ लिमिटेड के पास। टुगेदर उन दोनों के पास कितने परसेंट शेयर है एस लिमिटेड में, 60% शेयर। कितने परसेंट शेयर है, 60% शेयर। इसका मतलब है कि एस लिमिटेड में अब 60% शेयर है 2 लोगों के पास, पी लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड, और उन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम दोनों मिलकर इस कंपनी पे कंट्रोल करेंगे। तो क्या हुआ, पी लिमिटेड एस लिमिटेड पी एन ओ लिमिटेड की क्या हो गई, सब्सिडियरी कंपनी हो गई। तो कंट्रोल करने का दूसरा मौका क्या है, या दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल बाय एग्रीमेंट, जहां पे आप एग्रीमेंट कर लेते हैं दूसरे लोगों के साथ कि हम साथ में इस कंपनी को कंट्रोल करेंगे। तो पहला तरीका है जहां पे आप मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर ले। दूसरा तरीका है जहां पे आप मोर देन शेयर एक्वायर कर ले थ्रू द एग्रीमेंट विद अदर इन्वेस्टर्स। ठीक है, तीसरा तीसरा तरीका है कंपनी पे कंट्रोल करने का इज थ्रू अपॉइंटिंग द बोर्ड ऑफ कंपनी। तीसरा तरीका है थ्रू अपॉइंटिंग द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जहां पे आप किसी तीसरी कंपनी पे, जहां पे आप किसी दूसरी कंपनी पे पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये पावर है कि आप ऐसा कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खुद अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके अपॉइंटी है, आपके अपॉइंटमेंट होने से उनका चयन हुआ है, और आपके कहने पे ही वो फैसले लेंगे। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप उस कंपनी में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये भी क्या है, तरीका है किसी कंपनी पे कंट्रोल करने का। ठीक, फोर्थ तरीका क्या होता है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर्स, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर्स लाइज विद यू।
लाइज विथ यू, जहां पे आपके पास किसी दूसरी कंपनी पे मेजॉरिटी वोटिंग पावर है। इसका मतलब वही हुआ कि आपने किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लिए, तो उस 50% शेयर एक्वायर करने से वहां की पावर, वहां की डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास आ गई। उसी को यहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा है कि अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर है, इसका मतलब है वो कंपनी आपके कंट्रोल में है। तो ये क्या है, चौथा तरीका किसी कंपनी को अपने कंट्रोल में लाने का। और पांचवा तरीका क्या है, पांचवा तरीका है जहां पे आपके पास राइट होता है किसी दूसरी कंपनी पे, जिसका मतलब है जहां पे आपके पास राइट होता है किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने का थ्रू दी लॉ, थ्रू दी लॉ। तो अगर लॉ ने आपको ये राइट दिया है किसी दूसरी कंपनी पे अपना कंट्रोल रखने का, तो वो कंपनी भी क्या कहलाएगी, आपके कंट्रोल में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में कैसे आती है, जिसके 5 तरीके हैं। या तो मोर देन 50% से ज्यादा शेयर होल्डर या शेयर एक्वायर कर लीजिए, या फिर आपके पास वहां पे वोटिंग पावर होनी चाहिए मोर देन 50%, या आप वहां का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करें, या आपने किसी दूसरे इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट किया हो जिसके आपकी मेजॉरिटी वहां पे हो जाए। ठीक, तो ये कुछ तरीके हैं किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल करने का। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में मेनली हमें क्या पढ़ना है, जहां पे मोर देन 50% शेयर एक्वायर होंगे, इस तरीके के केस ही हमको देखने को मिलेंगे, जहां पे हमें किसी दूसरी कंपनी में ये चेक करना है कि क्या हमने किसी दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% शेयर एक्वायर करे हैं, तो वो हमारी सब्सिडी कंपनी हो गई या नहीं हो गई। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सिर्फ और सिर्फ कब बनाएंगे, जब दूसरी कंपनी हमारी क्या होगी, सब्सिडरी। जब दूसरी कंपनी हमारी क्या होगी, सब्सिडरी। और सब्सिडरी की कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पहले पढ़ी, अगर आपने किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर एक्वायर करे हैं, तो वो कंपनी आपकी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी। 20 से 50% एक्वायर करें तो क्या कहलाएगी, एसोसिएट। और 20 से कम परसेंट के शेयर एक्वायर करें तो क्या कहलाएगी, सिंपल इन्वेस्टमेंट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ये बेसिक बातें पहले ध्यान रखनी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 हमारे एसीसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो पेपर में दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आता है 70 मार्क्स का, जहां पे 35 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी आता है 30 मार्क्स का, जहां पे 2 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स ईच के। तो वो जो दो क्वेश्चन होते हैं जहां पे 15 मार्क्स ईच के वो क्वेश्चन है, वहां पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बार बार पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है किसी एक क्वेश्चन या किसी एक केस स्टडी पे बेस्ड। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, सुनने में जितना कठिन लगता है, देखने में जितना कठिन लगता है, उतना ही लॉजिकल और उतना ही सिंपल है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेशन कब होता है, कंसोलिडेशन तभी होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की क्या हो जाती है, सब्सिडरी। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की क्या हो जाती है, सब्सिडरी। और सब्सिडरी बनने के लिए क्या करना होता है, किसी एक कंपनी को किसी दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% शेयर होल्ड करने पड़ते हैं, या एक्वायर करने पड़ते हैं, या परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, 50% से कम करोगे तो एसोसिएट, 20% से कम करोगे तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और सिंपल इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगी। ठीक है, अब समझते हैं। जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टर। हमारे अकाउंटिंग के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी। ठीक है, जो कंपनी पे इन्वेस्ट होगा, जिस कंपनी पे इन्वेस्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टी कंपनी। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हम उसे क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। अकाउंटिंग के लिए हम उसे क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। तो जो इन्वेस्ट करेगा पेरेंट कंपनी, जिस पे इन्वेस्ट होगा सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब लीगली देखा जाए तो ये पेरेंट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, फिर देखा जाए लीगल तो ये सब्सिडरी कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक, तो ये दोनों कंपनी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, इन दोनों की अपनी खुद की पहचान है। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज से हम क्या करते हैं, इनको एक ग्रुप मानते हैं। अकाउंटिंग के पर्पज से हम इनको एक ग्रुप मानते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, ग्रुप, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का एक ग्रुप हो गया, जहां पे हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारे
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए है। क्या बोला? ये जो ग्रुप हम बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इनकी खुद की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ठीक है, दीज आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो जो ग्रुप है वो खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पेरेंट कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये जो हम ग्रुप बनाते हैं, जिसका हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के पर्पस से होता है, ना कि इसमें किसी लॉ का कुछ हाथ है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो पेरेंट कंपनी है, जो खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या बनाती है? ये बनाती है अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इसी तरीके से जो सब्सिडियरी कंपनी है, जो खुद में सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या बनाती है? ये भी बनाती है अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये खुद और खुद के ही वैल्यूज को रखती है, ये खुद और खुद के ही वैल्यूज को रखती हैं, जहां पे इनकी खुद के एसेट, लायबिलिटी, खुद के इनकम एंड एक्सपेंसेस शो ऑफ होती हैं। ठीक है, बट जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हमें ग्रुप बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हम इन दोनों के एसेट, लायबिलिटीज को मर्ज कर देंगे, हम इन दोनों के इनकम एंड एक्सपेंसेस को मर्ज कर देंगे और क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे मेजरली आपके सिलेबस में, मतलब एसीसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज लेवल पे हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इन दो पे ही हमें फोकस करना है। ये है आपका पार्ट 1 या क्लास 1, और ये है आपका पार्ट 2, मतलब दो कैटेगरी में, दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ। ठीक है, तो इतना सा चैप्टर हमें पढ़ना है, जो है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप फ्रेशन अप हो जाइए, जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर गो थ्रू कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, अपना कैलकुलेटर लेके आ जाइए। अब हम क्या मेन कॉन्सेप्ट में जाना स्टार्ट करेंगे और देन धीरे धीरे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक है आपके पास, मिलते हैं 2 मिनट बाद।
चलिए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। आइए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हमें फोकस करना है सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट विच इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, CSOFP, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको ACCA में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, लेकिन अदर तरीके से हम क्या मानते हैं इसको, बैलेंस शीट। तो इंडिया में जब आप पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। ठीक, तो जब हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है या फिर जब हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, तो कैसे हमें इसे बनाना है, हमें ये सीखना है। ठीक है, समझते हैं। आपके पास दो कंपनी है, एक है पी लिमिटेड, आपके पास एक कंपनी है एस लिमिटेड। पी लिमिटेड क्या है, पेरेंट कंपनी जिसने इन्वेस्ट किया है, मतलब इन्वेस्टर कंपनी। एस लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी जिसपे इन्वेस्ट हुआ है, मतलब इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी जब भी मिलेंगे आपके एसीसीए में तो इसी तरीके से मिलेंगे, जिनकी इनिशियल्स क्या होंगे, पी या एस। जो भी पी कंपनी होगी वो पेरेंट कंपनी होगी, जो भी एस कंपनी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो दो टर्म्स हमने ये पहले भी डिस्कस किए थे ब्रेक के पहले, जहां पे हमने माना था जो कंपनी इन्वेस्ट करेगी उसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, जिसपे इन्वेस्ट होगा या जो कंट्रोल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। कंट्रोल करने वाली पेरेंट, कंट्रोल होने वाली सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन पे ये जो हमने इलस्ट्रेशन लिया है ये है कि आपके पास सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है पी लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। ठीक है, जो क्या है उनके खुद के सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हमें बनाना है इनका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जहां पे क्या करना है, हमें इन दोनों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मर्ज करना है, जिससे क्या बनेगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। मानते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। फर्स्ट हमारे पास है पर्टिकुलर्स, ठीक, जो हेडिंग्स का पर्टिकुलर है। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है पी लिमिटेड की, फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है एस लिमिटेड की। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, तो नॉन करेंट एसेट एनसीए। ठीक, तो आपके पास पी लिमिटेड की एनसीए है $1000 और आपके पास एस लिमिटेड की एनसीए है $800, तो $1000 है $800। अब इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो कितनी बन जाएंगी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये बन जाएंगी आपकी $1800। क्या बन जाएंगी आपकी $1800, दैट मीन्स 1000 प्लस 800। ठीक है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। 1000 प्लस $800 इज इक्वल्स टू $1800 इन दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमें चीजों को ऐड करना है और हमारे आंसर को लाना है। ठीक, एनसीए हो गया। अब हमारे पास सेकंड क्या गिवन है, करंट अकाउंट एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट एंड देन करंट एसेट। सो 500 है पी लिमिटेड की, 400 है एस लिमिटेड की, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, $900। ठीक है, चलिए इनको जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, $2700, और यही आंसर आपका इन दोनों को ऐड करने से भी आएगा 1500 एंड 1200। सो अभी तक चीजें बहुत ही सिंपल है और आगे भी इसी तरीके की सिंपल है, बस थोड़े थोड़े से चीजें को हमें साथ में पढ़ते चलना है। फिर आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जब भी आएगा तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि आप सारी चीजें ऐड करेंगे सिवाय शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग को छोड़ के। क्या बोला मैंने, आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सारी चीजें एडअप करेंगे सिवाय रिटेन अर्निंग एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स को छोड़ के। ठीक, तो आप शेयर कैपिटल को एडअप नहीं करेंगे, आप रिटेन अर्निंग को एडअप नहीं करेंगे, आप बाकी सारी चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज को। तो 400 है पी लिमिटेड की, 400 है एस लिमिटेड की, दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, $800। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास करेंट लायबिलिटीज है 300 एंड 300, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 600। कितना आएगा, 600। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को आपने ऐड किया तो क्या आया, 600। तो आप सारी एसेट्स टोटल करेंगे, आप सारी लायबिलिटीज टोटल करेंगे, लेकिन आप क्या टोटल नहीं करेंगे, तो सिर्फ शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। ठीक, और क्यों नहीं करेंगे, तो इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, समझते हैं। ये जो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, या जो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे बना रहे हैं, ये कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा आपकी पेरेंट कंपनी। कौन बनाएगा, ये बनाएगी पेरेंट कंपनी, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो पेरेंट कंपनी है,
उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये जिम्मेदारी किनकी है, पेरेंट कंपनी की। तो सारी एसेट्स वो ओन करते हैं, सारी लायबिलिटीज भी वो ओन करते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स, ये ना एसेट्स हैं ना ये लायबिलिटीज हैं। क्या बोला मैंने, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड रिटेन अर्निंग, ना ये एसेट्स हैं ना ये लायबिलिटी है। ये क्या है, ये तो इक्विटी का पार्ट है। ये क्या है, ये तो इक्विटी का पार्ट है। तो ना ये एसेट हुई ना ये लायबिलिटीज हुई। और हमने क्या बोला था, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एड अप करेंगे एक्सेप्ट इक्विटी पार्ट। ठीक है, तो ये ना एसेट है ना लायबिलिटी, ये इक्विटी है, तो ये एड अप नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, आपको सारी चीजें एड अप करनी है एक्सेप्ट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग। ठीक, तो पहला रूल हम जो मानते हैं आज हमें समझना है, विच इज इन preparing or in preparation of consolidated statement of financial position, add all the assets and liabilities of both parent company and subsidiary company except share capital, ठीक है, except share capital and reserves which is also covering retained earning। ठीक है, तो retained earning भी रिसर्च में कवर होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 पे रेफरेंस इसका। ठीक है, सो हमें क्या पढ़ना है, पहला रूल कि जब भी आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, आप सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पेरेंट एंड सब्सिडी की एड अप करेंगे एक्सेप्ट शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब भी मैं शेयर कैपिटल बोलूंगा तो आपको मानना है कि कौन से शेयर कैपिटल की बात हो रही है, ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स कैपिटल की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल की। प्रेफरेंशियल में भी फिर रिडीमेबल का सेपरेट अंडरस्टैंडिंग है, पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में, हमारे पेपर में क्या आने वाला है, हम तो उतनी बात कर रहे हैं कि जब भी आपसे शेयर कैपिटल बोलेंगे मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, और जब आपसे रिटेन अर्निंग बोलेंगे इसका मतलब है कि आपके पास जितना रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग है, प्रीमियम और सिक्योरिटी इश्यू है, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद होंगी। ठीक है, तो सर हम जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो हमें शेयर कैपिटल किसका लेना है, हमें शेयर कैपिटल किसका लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, अगर हम यहाँ पे रिटेन अर्निंग नहीं लेंगे, तो ये तो हमारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कभी मैच अप ही नहीं होगी, कभी मैच ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो गैप है, यहाँ तो गैप हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट है। ठीक, तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल क्या है, दैट consolidated statement of financial position will only consist share capital of will only consist share capital of parent company। क्या बोला कि जो आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल शो करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल शो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। मतलब अगर हम जब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये 500 मतलब पेरेंट कंपनी का ही शो करेगा, सब्सिडी कंपनी का अमाउंट यहाँ पे एड अप नहीं होगा, ना ही उसका कोई इफेक्ट होगा, ना ही उसका कोई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला रूल हमने ये पढ़ा। फिर हमें पढ़ना है कि सर व्हाट अबाउट रिजर्व, मतलब रिजर्व्स के बारे में हम क्या करेंगे। तो रिजर्व्स के बारे में एक अलग कहानी है, रिजर्व्स भी हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी की ही शो करेंगे, रिजर्व्स भी हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी की ही शो करेंगे। ठीक, तो सेकेंड रूल क्या है, दैट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन will reflect reserves as follows। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको
पेरेंट कंपनी का रिजर्व्स के अमाउंट को पुट डाउन करना है। ठीक, तो पेरेंट कंपनीज रिजर्व्स अमाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा आप उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक, उसमें क्या ऐड होगा, तो उसमें ऐड होगा पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, समझिएगा। जो पेरेंट कंपनी है उसके रिजर्व्स में खुद का प्रॉफिट तो होगा, जो पेरेंट कंपनी है उसके रिजर्व्स में खुद का प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उस पेरेंट कंपनी में वो सब्सिडरी कंपनी, उस पेरेंट कंपनी में उस सब्सिडरी कंपनी के हिस्से का भी तो शेयर होगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए। ये पी लिमिटेड एस लिमिटेड को कंट्रोल करती है, तो उसके एसेट्स पे भी कंट्रोल है, उसकी लायबिलिटीज पे भी कंट्रोल है, पर इसी तरीके से उसकी इनकम पे भी कंट्रोल है, उसके एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल है। इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो फर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो अगर आपका पेरेंट कंपनी का सब्सिडी कंपनी के इनकम एंड एक्सपेंसेस पे कंट्रोल है, तो उसके डिफरेंस अमाउंट मतलब जो प्रॉफिट है या लॉस है उस पे भी तो इनका हक होगा, बिल्कुल होगा। जितने परसेंट शेयर ये होल्ड करेंगे उतना हक होगा। अगर मानते हैं कि 60% होल्ड करती है पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में, या 60% शेयर पेरेंट कंपनी के पास है सब्सिडरी कंपनी के, तो उस सब्सिडरी कंपनी के 60% प्रॉफिट का मालिक कौन है, पेरेंट कंपनी। इसी तरीके उस सब्सिडरी कंपनी के 60 अगर लॉस होता है तो उस लॉस का 60% का शेयर किसका है, पेरेंट कंपनी का। तो पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट है, वो उसकी इनकम है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, पेरेंट कंपनी अपने रिजर्व्स में एड अप करेगा, पेरेंट कंपनी अपने रिजर्व्स में एड अप करेगा। तो क्या बोला मैंने कि जब हम रिजर्व्स इन रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी के रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट कंपनी के रिजर्व्स खुद के प्रॉफिट को तो दिखेंगे ही, लेकिन किसका प्रॉफिट जो उनको हक है उनको मिलना चाहिए, मतलब किसका, सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में भी उनका जो पार्ट है, उनका जो हक है, उनका जो शेयर है, उसको भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, एड अप करना पड़ेगा। सो इट विल एड और इंक्लूड पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडी कंपनीज प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर सब्सिडी कंपनी में क्या होगा, लॉस, इसी तरीके से अगर सब्सिडी कंपनी में क्या होगा, लॉस, तो उस लॉस को भी कौन एक्स सहेगा, पेरेंट कंपनी। तो सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगा, डिडक्ट पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडरी कंपनी लॉस। ठीक, सो अगर सब्सिडी कंपनी में लॉस होता है तो उस लॉस का भी शेयर किसको मिलना चाहिए, पेरेंट कंपनी को, बिकॉज यू आर दी ओनर। तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर से, अपने रिजर्व से उतना प्रॉफिट डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको उसका लॉस भी सहना है। ठीक, इसी तरीके से एक और एडजस्टमेंट है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इस लेक्चर के, विच इज डिडक्ट अनरियलाइज्ड गेन ऑन unsold inventory, deduct unrealized gain on unsold inventory of subsidiary। ठीक है, तब क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट में लिख देते हैं सोल्ड बाय पेरेंट टू सब्सिडियरी। ठीक है, इफ सोल्ड बाय पेरेंट टू सब्सिडियरी। ठीक, फिर एक चीज और लेस करते हैं, लेस unrealized gain on unsold inventory by पेरेंट। ठीक है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ब्रैकेट में लिख लीजिए इफ सोल्ड बाय सब्सिडरी टू पेरेंट। ठीक है, अगर सब्सिडी पेरेंट को बेचेगी तो भी जो गेन होगा, उसका जो लॉस होगा, उसको हमें यहाँ वो करना है, डिडक्ट करना है। ठीक, ये दोनों बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम बेसिक्स पे आते हैं। लेकिन लिखवा इसलिए दिया है क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तो आपको तो नोट्स भी चाहिए, तो यही नोट्स आपके काम आएंगे आपके पेपर की प्रिपरेशन में।
ठीक है, तो मैंने आपको लिखवा दिया है, जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीजें कवर हो जाएंगी, फिर आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जितना ये एडिशन और डिडक्शन है, इसको करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ये कहाँ पे शो होगा, आपके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, तो रूल क्या बना, रूल ये बना है कि जब हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है तो उसके लिए सिंपल रूल है, पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मर्ज कर दीजिए, उनको एड अप कर दीजिए। एसेट का टोटल करके साथ में लिख लीजिए, लायबिलिटीज का टोटल करके साथ में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद किन चीजों को नहीं साथ में मर्ज करना है, तो पहला है शेयर कैपिटल, पहला है शेयर कैपिटल, और दूसरा है रिजर्व्स इन सरप्लस, दूसरा है रिजर्व्स इन सरप्लस। जहां पे रिजर्व्स इन सरप्लस क्या कवर करता है, आपका रिटेन अर्निंग ऑल्सो। क्यों रिटेन अर्निंग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना, वो रिटेन अर्निंग के नाम से ही रिजर्व इन सरप्लस बार बार आपको देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ बाकी सबको आपको एड अप करना है बस। अब इन दोनों को जिन्हें आपने एड अप नहीं किया है, तो उनके साथ क्या करना है, जो आपका शेयर कैपिटल है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी के शेयर कैपिटल का अमाउंट शो होगा, सिंपल बात। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल होगा उतना ही अमाउंट आपको वहां पे लिख देना है, उतना ही वहां पे शो होगा। ठीक, उसके बाद जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, तो उसका अमाउंट बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहां पे आप पेरेंट कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को ले लीजिए, जितना अमाउंट पेरेंट कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है उसको ले लीजिए, उस पे क्या ऐड कर दीजिए, उस पे सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट, उसमें सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट जिसका जितना हिस्सा पेरेंट कंपनी का है, मतलब पेरेंट कंपनी का जितना शेयर है सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में, उसको आप क्या कर दीजिए ऐड अप, बिकॉज वो भी तो उनका पैसा है। ठीक, इसी तरीके से अगर सब्सिडी कंपनी में लॉस होता है, उस लॉस के प्रपोर्शन को पेरेंट कंपनी में क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको दो चीजें और डिडक्ट करनी है, कौन कौन सी, अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंटरी बाय पेरेंट एंड अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंटरी बाय सब्सिडी। ठीक है, तो ये दो नए टॉपिक्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा इसको उठा के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके रख दीजिए, और आपकी बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट मैच हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, बहुत ही सिंपल स्टेप, सब कुछ टोटल करिए एसेट लायबिलिटी सिवाय दो चीजों के, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और उनकी ट्रीटमेंट हमने जान ली। ठीक, अब इनके अंदर घुसते हुए चलते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट है, क्या ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, विचार दी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक, एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस कर लिया है, जिसको हमने क्या बोला, पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी, जो कंपनी कंट्रोल करेगी पेरेंट, जो कंट्रोल होगी सब्सिडी। ठीक, फिर हमें ध्यान रखना है एक टर्म विच इज नोन एज डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, DOA, शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या होती है डेट ऑफ एक्विजिशन, वो डेट जिस दिन कंट्रोल हुआ। क्या होती है डेट ऑफ एक्विजिशन, वो डेट ऑन विच कंट्रोल टुक प्लेस, जहां पे कंट्रोल हुआ। सो डेट ऑन विच कंट्रोल टुक प्लेस, मतलब जिस दिन पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी मोर देन 50% शेयर होल्ड करेगी, उस डेट को भी हम क्या बोलेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो एक टर्म आपने ये डिस पढ़ लिया। फिर आना है दूसरे टर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग डेट। आती है दूसरी डेट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग डेट। क्या होती है रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट मतलब एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और ऑल्सो नोन एज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो डेट जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस डेट में हम क्या बनाते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक डेट कौन सी हुई, डेट ऑफ एक्विजिशन, एक डेट कौन सी हुई, डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, जहां पे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है, ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको गिवन होगा, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है, तो आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, आपकी रिपोर्टिंग डेट होगी 31st ऑफ मार्च। क्लियर बात है, आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, 31st ऑफ मार्च। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है,
और दिसंबर में जाके एंड होता है। तो अब आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? तो आपकी अब रिपोर्टिंग डेट होगी 31 ऑफ दिसंबर। ठीक बात है, ठीक। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है, जहां पे अकाउंटिंग का ईयर स्टार्ट होता है जून से और एंड होता है जुलाई से। ठीक, तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ईयर की स्टार्ट होता है जून से एंड एंड होता है मई में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अकाउंटिंग ईयर की रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? 31 ऑफ मई। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे ईयर स्टार्ट होगा जुलाई से एंड एंड होगा जून में, तब आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी? 30 ऑफ जून। ठीक, तो ये रिपोर्टिंग डेट क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि कुछ वैल्यूज जो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में दिखानी है वो आप इन डेट्स की लेंगे। किस डेट की? रिपोर्टिंग डेट्स की, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग डेट। ठीक, तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आप टोटल करेंगे उनकी वैल्यू आपको रिपोर्टिंग डेट की ही लेनी है, तब जाके आपका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर होगा। सीधी बात है, ठीक है। तो दो टर्म्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, एक हमने डिस्कस किया क्या होती है डेट ऑफ एक्विजिशन, एक हमने डिस्कस किया क्या होती है रिपोर्टिंग डेट। धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हुए चलेंगे, तब क्या होगा, चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। एक साथ हम सब कुछ पढ़ लेंगे ना, तो होगा क्या, आप चीजें को भूल जाएंगे और कब कहाँ यूज ऑन है वो चीजें हम भूलते चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये पढ़ने का तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हमने दो टर्म्स यहाँ डिस्कस कर लिए। ठीक है, चिंता मत करिएगा, ये बोर्ड नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे लिंक डायरेक्ट होगा, वहां से आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। उसी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाएंगे और जितना आपका डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिए? दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट। बैलेंस शीट कब बनती है? रिपोर्टिंग डेट में। ठीक है, चलिए अब एक और टर्म डिस्कस करते हैं, क्या है हमारा एक और टर्म, विच इज पेरेंट कंपनीज शेयर इन सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, क्या? पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है समझिए। मानते हैं एक है आपके पास सब्सिडरी कंपनी, ठीक, जिसके पास ये है टाइमलाइन, स्टार्ट होता है ईयर अप्रैल से और एंड होता है मार्च में। ठीक है, मुझे अप्रैल से मार्च पसंद है इसलिए मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। तो एक सब्सिडी कंपनी है जिसका ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से और एंड होता है मार्च में, जिसकी रिटेन्ड अर्निंग अप्रैल की स्टार्टिंग मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है $1,00,000। ठीक, जिसकी रिटेन अर्निंग एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है $1,00,000। फिर उसी कंपनी की एंड ऑफ द ईयर, दैट मींस रिपोर्टिंग डेट में रिटेन अर्निंग है $1,80,000, जिसकी एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर मतलब रिपोर्टिंग डेट में रिटेन अर्निंग है $1,80,000। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि स्टार्टिंग में ऑफ द ईयर है $1,00,000 एंड एंड ऑफ द ईयर है $1,80,000। सो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया? बहुत ही सिंपल सवाल है कि एक कंपनी है जिसकी स्टार्टिंग में रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट है $1,00,000 और साल के आखिर में उनका प्रॉफिट है $1,80,000, तो उन्होंने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया? तो बहुत ही सिंपल है, उन्होंने साल भर में सर 80,000 प्रॉफिट अर्न किया। ठीक, तो 80,000 इज दी प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सीधी बात, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक, अब मानते हैं इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। इस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। ठीक,
तो सपोज मैं मानता हूं इस कंपनी को एक्वायर किया किसी दूसरी कंपनी ने ऑन 1 किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया ऑन 1 मतलब पेरेंट कंपनी ने 1 को इस कंपनी में मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लिए। इस कंपनी में किसी पेरेंट कंपनी ने मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लिए। तो 1 जिस दिन ये एक्विजिशन हुआ उसे मैं बोलूंगा डेट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आ रही है बात? तो जिस दिन एक्विजिशन होगा वही डेट क्या बनेगी? डेट ऑफ एक्विजिशन। वही कंपनी क्या बनेगी? डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नोन एज पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडियरी कंपनीज प्रॉफिट। हम पढ़ रहे हैं पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडियरी कंपनी प्रॉफिट, जहां पे हम पढ़ रहे हैं कि एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसके पास एक टाइमलाइन है, साल के स्टार्ट साल का एंड। साल के स्टार्ट होता है अप्रैल से, एंड होता है मार्च में। ठीक, अप्रैल में रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट है उस सब्सिडियरी कंपनी का वो है $1 लाख। ईयर के एंड में उस पेरेंट कंपनी उस सब्सिडियरी कंपनी का रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट है वो है $1,80,000। तो मैंने आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में 1 लाख है, एंड ऑफ द ईयर में $1,80,000 है, बीच में कितना कमाया? तो आपने बोला सर बीच में $80,000 कमाया। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उसी बीच में 1 को एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी उस कंपनी पे एक्विजिशन कर लेती है, उसको मैं बोलूंगा, उस डेट को मैं बोलूंगा डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे दूसरा टर्म भी यहाँ कनेक्ट हो गया जो हमने पहले पढ़ा था, विच इज डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई? 1 और 31 मार्च क्या हो गई आपकी रिपोर्टिंग डेट, जहां पे आप बैलेंस शीट जाके बनाएंगे, साल खत्म हो जाता है। ठीक है, सीधी बात। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये हेडिंग क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? हेडिंग है पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडीज कंपनी प्रॉफिट। क्या है? पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट। तो समझते हैं कि ये जो $80,000 सब्सिडी कंपनी ने कमाए हैं ड्यूरिंग द ईयर, इस पे क्या पेरेंट कंपनी का हक होगा? क्या बोला मैंने? ये जो $80,000 सब्सिडी कंपनी ने कमाए हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्या इसमें पेरेंट कंपनी का हक होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल हक होगा। लेकिन कितना? लेकिन कितना? तो बहुत ही बेसिक सवाल है, जितना शेयर आप होल्ड करते हैं, जितना शेयर आप होल्ड करते हैं उतना ही हक आपका होगा। ठीक है, तो कितना हक होगा? जितना पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में शेयर होल्ड करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक बात है। इफ पेरेंट कंपनी होल्ड 100% shares of subsidiary company, then parent company has 100% right on share, have 100% right on profit of सब्सिडरी कंपनी। ठीक, तो अगर पेरेंट कंपनी 100% होल्ड करती है सब्सिडी कंपनी के शेयर, तो 100% प्रॉफिट पे हक होगा। ठीक, इसी तरीके से इफ पेरेंट कंपनी होल्ड 60% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, देन पेरेंट कंपनी हैज 60% right on profit of have right on profit on सब्सिडरी कंपनी। ठीक, तो जितना शेयर आप होल्ड करते हैं सब्सिडी कंपनी में उतना ही उस कंपनी पर मतलब पेरेंट कंपनी का हक होगा उस सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर कि जितना आप होल्ड करते हैं उतना आप लेकर जाइए। पक्की बात? पक्की बात। ठीक, तो मेरा सवाल है कि क्या इस पूरे के पूरे $80,000 पे पेरेंट कंपनी का शेयर है? क्या इस पूरे के पूरे $80,000 के प्रॉफिट में पेरेंट कंपनी का शेयर है? आना अजम्पशन ले लीजिए कि 100% शेयर पेरेंट कंपनी ही होल्ड करती है। ठीक, मैं आपको अजम्पशन भी दे रहा हूँ कि पहला आप अजम्पशन मान लीजिए कि पूरे शेयर मतलब जितने भी शेयर्स हैं सब्सिडी कंपनी के पूरे पेरेंट कंपनी ही होल्ड करती है, तो वही आपके 100% एक्विजिशन कर चुकी है। और अब मैंने आपसे पूछा कि एक्विजिशन हुआ है 1 को और साल भर में उन्होंने $80,000 कमाए हैं, तो क्या पूरे $80,000 पेरेंट कंपनी के हैं या नहीं? ठीक, तो ये है सवाल। 2 मिनट दे रहा हूं, सोच लीजिए, फिर हम बताते हैं कि क्या होगा।
ठीक है, चलिए, तो सवाल क्लियर था? क्या आपको आपका आंसर मिला? बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि हाँ, पेरेंट कंपनी अगर 100% शेयर होल्ड करती है सब्सिडी कंपनी में, तो पूरे $80,000 पे पेरेंट कंपनी का ही हक है, और आपका सोचना ठीक भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है अब उसका लॉजिक जानिए। खाली इस टाइमलाइन पे फोकस करिए, खाली इस टाइमलाइन पे फोकस करिए, ठीक। कितना प्रॉफिट कमाया है साल भर में सब्सिडी कंपनी ने? $80,000। कितना प्रॉफिट कमाया है? $80,000, ठीक। और हम एक अजम्पशन लेते हैं पूरे अकाउंटिंग में, मतलब जितना आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे उसमें अजम्पशन है कि साल भर में जितना प्रॉफिट कमाया है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर कमाया है, मतलब हर महीने इक्वल प्रॉफिट कमाया है, और हर महीने के इक्वल प्रॉफिट को जब आप टोटल करेंगे तो $80,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक। तो क्या बोला कि आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं साल भर में वो इवनली थ्रू आउट द ईयर आप कमाते हैं, तो हर महीने का इक्वल ही प्रॉफिट है, और मिलके वो कितना बन जाता है साल भर में? 80,000, ठीक है, क्लियर बात। एक्विजिशन कब हुआ है? तो एक्विजिशन हुआ है 1 अक्टूबर को, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टार्ट कब होता है? तो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो अप्रैल से 1 अक्टूबर, मतलब अप्रैल से 30 सितंबर हुआ, क्योंकि 1 अक्टूबर के पहले क्या आया? 30 सितंबर। तो गिनते हैं कितने महीने होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने महीने हो गए? 6 मंथ। तो 6 मंथ है जब एक्विजिशन नहीं हुआ था। 6 मंथ कौन से मंथ हैं? जब एक्विजिशन नहीं हुआ था। तो इस पीरियड को, जब एक्विजिशन नहीं हुआ था, इसे मैं बोलूंगा प्री एक्विजिशन। इसे मैं क्या बोलूंगा? प्री एक्विजिशन, ठीक। और इस प्री एक्विजिशन मतलब जब तक एक्विजिशन नहीं हुआ था तब तक के हुए प्रॉफिट को, तब तक के हुए प्रॉफिट को मैं बोलूंगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तब तक के हुए प्रॉफिट को मैं क्या बोलूंगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि तब तक तो भाई आपने एक्वायर ही नहीं किया था। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अक्टूबर। तो उस दिन तक जितना भी पैसा इस कंपनी ने कमाया उसे मैं क्या बोलूंगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक। उसके बाद जब आपने एक्विजिशन कर लिया, जब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी पे एक्विजिशन कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तब से जो प्रॉफिट कमाया, तब से जो प्रॉफिट कमाया उसको मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट एक्विजिशन। क्योंकि एक्विजिशन के बाद वाले पीरियड को मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट एक्विजिशन, है ना। तो इस पीरियड को मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट एक्विजिशन। और इस पोस्ट एक्विजिशन में जितना भी पैसा कमाया उसे मैं क्या बोलूंगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। जैसे हम पीरियड पढ़ते हैं ना, प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस होने के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी तरीके से डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन होने के पहले तक प्री एक्विजिशन पीरियड, और डेट ऑफ एक्विजिशन होने के जस्ट बाद का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। तो अगर साल की स्टार्टिंग में आप क्या कर लेंगे? एक्वायर। अगर साल की स्टार्टिंग में आप क्या कर लेंगे? एक्वायर। तो क्या बोलेंगे कि पूरा साल क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, क्योंकि पहले ही दिन आके आपने एक्वायर कर लिया। मान लीजिए 1 अप्रैल को अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो सारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च सारा का सारा साल क्या कहलाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक, या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। लेकिन अगर आप बीच में आते हैं या ड्यूरिंग ईयर कभी भी आते हैं तो जिस दिन आएंगे उसके पहले तक का पूरा पीरियड प्री एक्विजिशन, उसके बाद का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन, सीधी बात है, ठीक। तो मैंने आपसे क्या बोला कि डेट ऑफ एक्विजिशन मार्जिन है, एक थिन लाइन है जिसके से डिसाइड होता है कि क्या होता है प्री एक्विजिशन, क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन, ठीक। ये हमने आपसे चर्चा करी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में रहे। नोट्स में क्या लिखा है कि assumption is that assumption is that the companies earn the companies earns profit throughout even during the ईयर, ठीक। तो एजम्पशन क्या है कि कोई भी कंपनी थ्रू आउट इवनली ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाती है, मतलब अगर साल भर में 12,000 प्रॉफिट भी कमाएगी, $12,000 प्रॉफिट भी कमाएगी, और 12 महीने तो हर महीने $1,000 का प्रॉफिट कमाती है। ये बेसिक एजम्पशन है आपके
एसीसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और हर तरह के अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है, जहाँ पे इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अजम्पशन क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर कमाया गया है। ठीक, तो आपने 6 महीने में जितना प्रॉफिट कमाया था उतना ही प्रॉफिट आप आने वाले आगे 6 महीनों में कमाओगे। ठीक, तो ये हो गया प्री एक्विजिशन, ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक, तो अजम्पशन क्या है कि आपने थ्रू आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर एक सा प्रॉफिट कमाया है। तो मैंने आपसे पूछा कि सर अगर मैंने साल भर में एक सा प्रॉफिट कमाया है और मेरा साल भर का प्रॉफिट $80,000 है, तो मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा। मैंने आपसे क्या बोला कि सर अगर साल भर में $80,000 प्रॉफिट कमाया है और मेरे पास प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड भी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ सर मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर आपने साल भर में $80,000 कमाया है, सर आपने साल भर में $80,000 कमाया है और ये $80,000 आपने 12 मंथ्स में कमाया है। ये $80,000 आपने 12 मंथ्स में कमाया है और जो प्री एक्विजिशन पीरियड है ना, और जो प्री एक्विजिशन पीरियड है ना, ये भी कितना है सर, ये भी 6 मंथ है। ये भी कितना है, ये भी 6 मंथ है ना, अप्रैल से सितंबर तक आपने काउंट किया था, तो ये भी कितना आया था 6 मंथ। तो $80,000 अगर 12 मंथ्स में कमाया है और 6 मंथ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पीरियड है, तो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा। तो आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा $40,000। आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा $40,000। ठीक है बात। इसी तरीके से आप क्या बता सकते हैं कि आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने से पहले पोस्ट एक्विजिशन पीरियड निकाल लेते हैं। तो कब एक्वायर किया है, 1 अक्टूबर को। कब एक्वायर किया है, 1 अक्टूबर को। ठीक, अब काउंट करते हैं अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया 6 मंथ। तो 6 मंथ है प्री एक्विजिशन, 6 मंथ ही है पोस्ट एक्विजिशन। तो ये प्रॉफिट कितना होगा, तो ये भी होगा $80,000 अर्न थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड बाय थ्रू आउट द ईयर, दैट मींस 12 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ, व्हिच इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, दैट मींस दिस इज $40,000, व्हिच इज $40,000। सिंपल, क्लियर। ठीक, वापस से आते हैं हमारी मेन बात पे, जो क्या है, हेडिंग है इस टर्म का, विच इज पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडीज कंपनी प्रॉफिट। क्या है हेडिंग, पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट। पेरेंट कंपनी का सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, यही मैंने पूछा है, यही हमारा टर्म है। ठीक, तो अब मैंने आपसे सारा बता दिया कि साल भर में $80,000 का प्रॉफिट कमाया है, पोस्ट एक्विजिशन $40,000 है, प्री एक्विजिशन भी $40,000 है। अब मुझे ये बताना है कि पेरेंट कंपनी का कितना शेयर है, पेरेंट कंपनी का कितना शेयर है। तो पहला एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पेरेंट कंपनी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में भी शेयर रखती है या सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर है, या दोनों में उनका शेयर है। क्या बोला कि पेरेंट कंपनी का हक जो राइट है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में भी है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी है, या सिर्फ किसी एक पीरियड पे है। ठीक, तो इसका आंसर है कि पेरेंट कंपनी हैज राइट ओनली इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इसका आंसर है दैट पेरेंट कंपनी हैज राइट ओनली द शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब जब से आप आए हैं, जब से आप आए हैं, कब से आए हैं, आए हैं मतलब जब से आपने एक्वायर किया है, जब से डेट ऑफ एक्विजिशन है, जब से आप आए हैं उसके बाद वाला ही प्रॉफिट जितना हमने कमाया, उसके बाद वाला ही प्रॉफिट हमने मतलब सब्सिडी ने कमाया, उतने पे ही आपका हक है, उतने पे ही आपका हक है। आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में कोई हक नहीं है, आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में कोई भी हक नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिस दिन एक्वायर किया, जिस दिन एक्वायर किया उसको हम बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन, और उस डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाला जितना प्रॉफिट है, उस डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाला जितना प्रॉफिट है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, सिर्फ उस पे ही आपके पेरेंट का हक है। प्री एक्विजिशन पीरियड में कोई भी हक नहीं है, क्योंकि भाई साहब आप तो तब थे ही नहीं, तब तो आप आए भी नहीं थे, तो आपको वहां पे हक क्यों दें, क्योंकि आपने तो कोई मेहनत नहीं की है ना। डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले तो पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में किसी भी तरीके की मेहनत नहीं की, आप तो इन्वेस्टर ही नहीं थे, आपने तो शेयर ही परचेज नहीं करे थे, तो उस समय का प्रॉफिट हम आपको क्यों दें। ठीक, तो सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हक है, प्री एक्विजिशन में कोई हक नहीं है। ठीक है, और बहुत ही लॉजिकल बात है कि हक होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, समझते हैं। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं, ठीक है, आप एक मूवी देखने गए हैं, मूवी
स्टार्ट होनी है सुबह 9 बजे से और खत्म होनी है दोपहर के 12 बजे। ठीक, तो मूवी का टाइम क्या है 9 to 12। अब अगर आप मूवी में लेट जाते हैं, अगर आप मूवी में लेट जाते हैं, आप जाते हैं 10 बज के 10 मतलब करेक्ट 10 बजे आप जाते हैं मूवी में देखने, तो मूवी कब स्टार्ट हो गई है 9 बजे, चलनी कब तक है 12 बजे तक, आप कब आए हैं 10 बजे। ठीक, तो अब जब आप आए हैं 10 बजे तो आपको मूवी भी कितनी देखने मिलेगी 10 से 12, आपको मूवी भी कितनी देखने मिलेगी सिर्फ 10 से 12, ना कि आप ये बोलेंगे कि मैं 10 बजे आया हूँ लेकिन मुझे 9 बजे जो मूवी चालू होकर 10 बजे तक आ चुकी है मुझे वो फिर से दिखाई जाए, कैसा होगा, नहीं होगा। तो जब आप आए हैं तब से आप बेनिफिट एंजॉय करेंगे, जब आप आए हैं तब से आप बेनिफिट एंजॉय करेंगे, उसके पहले के बेनिफिट आपको एंजॉय करने नहीं मिलेंगे, उसके पहले के बेनिफिट आपको एंजॉय करने नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है कि भैया जब डेट ऑफ एक्विजिशन होगी उसके बाद वाला प्रॉफिट आपका है, लेकिन उसके पहले का प्रॉफिट में आपका बिल्कुल भी हक नहीं है, चाहे आप 100% शेयर ही एक्वायर क्यों ना कर लें। ठीक है, तो ये हो गई बहुत ही आसान बात और सिंपल बात। तो एक बात क्या निकल के आई कि होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दो टर्म होते हैं पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। आपका हक है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन में नहीं है। अगर साल की शुरुआत में आपने एक्वायर कर लिया, अगर साल की शुरुआत में आपने एक्वायर कर लिया मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल या 1 जनवरी हो गई, तब तो साल भर का प्रॉफिट आप ले लीजिए क्योंकि पूरा साल ही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप बाद में आते हैं, बीच में मिडिल ऑफ द ईयर आते हैं, मिड ईयर एक्विजिशन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में आपका हक है, उसके पहले आपका हक नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे स्थापित हो गई। चलिए, तो अगर हम इस एग्जांपल को लेते हैं जहां पे ए पेरेंट कंपनी होल्ड 100% शेयर इन द सब्सिडी कंपनी, तो पेरेंट कंपनी का शेयर क्या होगा, तो पेरेंट कंपनी का शेयर होगा पेरेंट कंपनीज शेयर इन सब्सिडरी कंपनीज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे ही पढ़ने मिल जाएगा। सो पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू पोस्ट acquisition profit, formula is post acquisition profit multiplied by parent company's share holding in subsidiary कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में जितना शेयर होल्ड करती है उतना परसेंटेज आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, तो पेरेंट कंपनी का शेयर आ जाएगा सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है $40,000, कितना है $40,000। ठीक, और यहाँ पे हमने एजम्पशन क्या लिया है कि पेरेंट कंपनी 100% शेयर होल्ड करती है, तो यहाँ हम लिखेंगे $40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100% is equals to $40,000। ठीक, तो यहाँ पे पेरेंट कंपनी $40,000 के प्रॉफिट की हकदार है, ना कि पूरे 80,000 की, क्योंकि 80,000 और 40,000 तो प्री एक्विजिशन है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम आते हैं दूसरे केस में जहाँ पे पेरेंट कंपनी 60% शेयर होल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी में, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम, ये एसेट्स रहेगा, ये भी आपका एसेट्स रहेगा, ये भी आपका एसेट्स रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट एक्विजिशन $40,000 मल्टीप्लाइड बाय 60% दैट इज इक्वल्स टू $24,000। ठीक, तो जितना आप होल्ड करते हैं उतना तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में। किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, ना कि पूरे साल भर के प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मुझे पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स पहले बताने पड़े, जैसे हमने रेट ऑफ एक्विजिशन, रिपोर्टिंग डेट, पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, रिटेन अर्निंग, इन्वेस्टर इन्वेस्टी, ये सारी चर्चा करते हुए हम आए हैं, तब जाके हमें ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस हुआ है विच इज पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडी कंपनीज प्रॉफिट। ठीक है, चलो, तो ये कहां से आया, तो जब हम यहाँ पढ़ रहे थे ना कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखा है, दैट पेरेंट कंपनीज रिजर्व्स अमाउंट प्लस पेरेंट कंपनी शेयर इन सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट। तो ये जो एक लाइन है ना, ये इतना जाके यहाँ पे डिस्कस हुई है
जिसको डिस्कस करते ही हमें और सारी चीजें निकल के आ गई। जब हमने इसको डिस्कस किया तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आया, रिपोर्टिंग डेट का रेलेवेंस क्या होता है वो आया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चली। ठीक, तो आप समझते जाइए कि चीजें जुड़ी हुई हैं बहुत सारी चीजों से। एक चीज को पढ़ेंगे तो और चीजें निकलेंगी और उन चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन है बिल्कुल ही सिंपल। पहली बार पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल ही आसान तरीके से ये आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। लॉजिक याद रखना है, याद नहीं करना है, ठीक है। अच्छी बात है आप एसीसी के स्टूडेंट हैं, आप किसी दूसरी कोर्स के स्टूडेंट नहीं है जहाँ पे चीजों को याद कराया जाता है। ठीक, तो याद बिल्कुल नहीं करना है, जितना है समझते हुए चलना है। जहां बोलेंगे याद करना है तो वहां याद कर लेना, लेकिन बहुत सारी चीजें सिर्फ समझने से ही आपको क्लियर हो जाएंगी और लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर के लिए, आगे भी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ क्लियर कर लेंगे तो जब इसके लेवल पे जाएंगे, एफआर पढ़ेंगे, तो भी ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी, क्योंकि वहां पे फिर से कंसोलिडेशन है और यहाँ से एडवांस लेवल के मुकाबले है। ठीक है, चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम आते हैं थोड़े से एक और टर्म पे, विच इज क्या हो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में पूरा 100% एक्विजिशन नहीं करती है। ठीक है, क्या हो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में 100% एक्विजिशन नहीं करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना। एक कंपनी है विच इज पेरेंट कंपनी, ठीक, एक कंपनी है विच इज सब्सिडी कंपनी। ये पेरेंट कंपनी इस सब्सिडी कंपनी पे 80% शेयर्स क्या करता है, होल्ड करता है। ये पेरेंट कंपनी इस सब्सिडी कंपनी में 80% शेयर होल्ड करती है। 80% क्या है, 50% शेयर से ज्यादा, तो क्या हो गई इसकी सब्सिडरी कंपनी, सीधी बात है। ठीक, लेकिन अब हम मानते हैं कि इस सब्सिडी कंपनी में कितने शेयर हैं, 1,00,000 शेयर। ठीक, इस सब्सिडी कंपनी में कितने शेयर हैं, 1,00,000 शेयर। और हमें क्वेश्चन ने बताया है कि सर यहाँ पे तो 80% शेयर कौन होल्ड करता है, पेरेंट कंपनी। तो अगर मैं इस 1,00,000 का बाइफिकेशन करूं तो $80,000 जो शेयर हैं, $80,000 सॉरी 80,000 नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो कौन होल्ड करता है, पेरेंट कंपनी। वो कौन होल्ड करता है, डायरेक्ट ये पेरेंट कंपनी, तभी तो उसकी सब्सिडरी है। ठीक, लेकिन जो बचे हुए 20,000 शेयर हैं, लेकिन जो बचे हुए 20,000 शेयर हैं, इनका क्या, ये कौन होल्ड करता है। अब समझना, ये जो बचे हुए शेयर हैं 20,000, इनको कौन होल्ड करता है। एक बात समझना, जो पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी में मोर देन 50% शेयर होल्ड करती है, तो ये उसे क्या कर रही है, ये उसे क्या कर रही है, ये उसे कंट्रोल कर रही है। ठीक, ये उसे क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। पेरेंट कंपनी क्या कहलाएगी, कंट्रोलिंग। पेरेंट कंपनी क्या कहलाएगी, कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक, जो कंट्रोल हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल। पेरेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है किसको, कंट्रोल्ड कंपनी को, जिसे सब्सिडरी कंपनी। ठीक, तो ये जो 80,000 शेयर हैं, ये कौन से शेयर हैं, कंट्रोलिंग, और इसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक, तो किसी कंपनी में जितने भी शेयर कंट्रोलिंग कंपनी के पास है उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक, और अब जो 20,000 शेयर हैं, अब ये जो 20,000 शेयर हैं जिससे ये पीक लिमिटेड मतलब पेरेंट कंपनी होल्ड नहीं करती, एक्वायर नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती है, ये क्या है, तो ये है हमारे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये क्या है हमारी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब इन्हें दूसरे लोग होल्ड करते हैं जो पेरेंट कंपनी नहीं है। इन्हें क्या है, इन्हें दूसरे लोग होल्ड करते हैं जो कि पेरेंट कंपनी नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और शॉर्ट में हम इन्हें क्या बोलते हैं, एनसीआई। इन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनसीआई। और यही है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, यही है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नॉन करेंट सॉरी विच इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मतलब वो लोग जो पेरेंट कंपनी नहीं है सब्सिडी कंपनी में, वो शेयर्स जिन्हें पेरेंट कंपनी होल्ड नहीं करती है सब्सिडी कंपनी में, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होते हैं ना, इन्हें भी हमें कंसीडर करना पड़ता है हमारे कंसोलिडेशन में, इन्हें भी हमें
कंसीडर करना पड़ता है हमारे कंसोलिडेशन में। ठीक, तो क्या होते हैं एनसीआई, आइए चर्चा करते हैं। एनसीआई का फुल फॉर्म नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक, कहाँ शो होते हैं, तो इट इज shown in the statement of financial position, it is shown in the consolidated statement of financial position। ठीक, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद एनसीआई को भी हमें शो करना पड़ता है। ठीक, किस वैल्यू पे शो करना पड़ता है, तो हमें इन्हें शो करना पड़ता है विद द वैल्यू ऑफ एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन हम एक्वायर करते हैं उस दिन एनसीआई की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू पहले तो वो लेना है। ठीक, देन ऐड मतलब अब इसमें क्या ऐड होगा, तो इसमें ऐड होगा एनसीआईज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर, एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अभी तो हमने पढ़ा था पेरेंट कंपनी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी का भी शेयर है, एनसीआई का भी शेयर है, तो हाँ भाई, आप किसी कंपनी में अगर 100% होल्ड नहीं करते हैं, आप अगर किसी कंपनी में 100% होल्ड नहीं करते हैं, तो बचा हुआ कौन होल्ड करता है, बचा हुआ एनसीआई होल्ड करते हैं। तो वो जो सब्सिडरी कंपनी है, वो जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जितना भी कमा रही है ना, वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जितना भी कमा रही है, तो उसमें तो दो लोगों का हक होगा, एक तो पेरेंट कंपनी का, और जो एनसीआई है उनका। जो पेरेंट कंपनी होल्ड नहीं करती है उनका भी तो उस प्रॉफिट में हक है। तो ये किस में ऐड होगा, एनसीआई के वैल्यू में। तो एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस एनसीआई शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट। ठीक, फिर हम इसमें से कुछ लेस भी करेंगे, दैट इज unrealized, which is unrealized gain on unsold inventory by parent company bracket if sold by subsidiary to parent। ठीक, इफ सोल्ड बाय सब्सिडी टू पेरेंट, तो इसे हमें लेस करेंगे। ये वही टॉपिक है जो हमने वहां पे ऊपर डिस्कस किया था विद द टर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ से भी ये लेस हो जाते हैं और जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं एनसीआई एस ऑन रिपोर्टिंग डेट, जिसे हम क्या बोलते हैं एनसीआई एस ऑन रिपोर्टिंग डेट। और यही जो वैल्यू आती है it will get reflected in consolidated statement of financial position। तो हमारे consolidated statement of financial position बैलेंस शीट में यही वैल्यू जाके शो होती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई एनसीआई की, ये तो बात हो गई एनसीआई की। तो एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है वो आपको पता होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक, उस पे आप क्या ऐड करेंगे, एनसीआई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी, देन लेस करेंगे अनरियलाइज्ड गेन ऑन अनसोल्ड इन्वेंटरी बाय द पेरेंट इफ सोल्ड बाय सब्सिडी टू पेरेंट कंपनी। ठीक, वो वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे। तो ये जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा एनसीआई की वैल्यू, और इसे आपको शो करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक, समटाइम्स एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक, सो आइदर गिवन इन क्वेश्चन or the formula for NCI on NCI as on date of acquisition is equals to NCI shares multiplied by, the formula is number of NCI share multiplied by fair value of
subsidiary companies fair value of subsidiary companies share as on डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उस दिन कितने शेयर हैं एनसीआई के, है ना। अगर मान लीजिए 20 शेयर हैं, वो 20 शेयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी, मतलब उस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडी कंपनी क्या थी, वो वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर ऑफ एनसीआई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, तो ये वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन अगेन होगी या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से अगर आपको जानना हो दैट हाउ टू कैलकुलेट एनसीआई, एनसीआई निकालते कैसे हैं, तो एनसीआई निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है 100% ऑफ एनीथिंग माइनस परसेंटेज ऑफ पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। ठीक, तो अगर एनसीआई को आपको निकालना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है 100% में से जितना शेयर सब्सिडी कंपनी का है उसे माइनस कर दीजिए, जितना परसेंटेज पेरेंट कंपनी का सब्सिडी कंपनी में उसे माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगी एनसीआई की परसेंटेज निकाला जाएगी। अगर मान लीजिए 60% होल्ड करती है पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी में तो 100 में से 60 माइनस कर दीजिए, 40% जो आएगा वो क्या है कि 40% शेयर किसके पास है, 40% शेयर है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास, मतलब एनसीआई के पास में। ठीक, तो ये तो बात हो गई एनसीआई की। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करे हैं, जहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्री एक्विजिशन की बात हो गई, एनसीआई की बात हो गई, डेट ऑफ एक्विजिशन की बात हो गई, और सब्सिडी कंपनी के शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, वो भी हमने यहाँ पे देख ली। तो ये सारी हमने कुछ बेसिक्स बातें की हैं। ठीक, बहुत सारी बातें अभी करना बाकी है लेकिन जो साथ साथ में आती जाएंगी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए, तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली, अब करते हैं एक इलस्ट्रेशन सॉल्व, देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, चलिए, कहाँ की इलस्ट्रेशन है सर, तो ये इलस्ट्रेशन है आपके एसीसी स्टडी हब्स की। ठीक, वही इलस्ट्रेशन है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 6। पन्ना कंपनी सेट अप अ सब्सिडरी सेसमेंट कंपनी। ओके, सो पन्ना कंपनी एक कंपनी है जिन्होंने एक सब्सिडरी सेटअप की है विच इज नेम्ड सब्सिडरी विच इज नेम्ड सेसमेंट कंपनी। ठीक, तो पन्ना कंपनी ने ही सेटअप की है, इसका मतलब है कि उन्होंने ही इसे बनाया है। ठीक, तो इसके पहले कोई प्रॉफिट नहीं रहा होगा, इसका डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब के पहले या ईयर ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि जस्ट अभी ये कंपनी बनी है। ठीक, सो दे हैव सेट अप अ सब्सिडी कंपनी मींस सेसमेंट कंपनी ऑन 1st of January 2021 या 2001 जो आपको साल लेना हो। ठीक, and paid cash into the subsidiary company बैंक अकाउंट फॉर $1 लाख। सो $1 लाख पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को ट्रांसफर भी कर दिए, कितने $1 लाख फॉर सीमेंस कंपनी एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ $1 लाख ऑफ $1 ईच। तो पेरेंट कंपनी ने ही सब्सिडी कंपनी बनाई है और कितने शेयर्स हैं सब्सिडी कंपनी के पास, $1 लाख के शेयर हैं, और कितने शेयर हैं $1 लाख और $1 ईच के, और कितने पैसे ट्रांसफर करे हैं पूरे के पूरे $1 लाख। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट कि इन्होंने पूरा 100% एक्विजिशन कर लिया है। इसका मतलब है कितने परसेंट की होना चाहिए, 100% एक्विजिशन कर लिया है। 100% एक्विजिशन कर लिया है तो पेरेंट कंपनी पूरी की पूरी इस कंपनी को ओन करती है, यहाँ पे कोई भी एनसीआई नहीं है, यहाँ पे कोई भी एनसीआई नहीं है। ठीक, अब व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द अवेलेबल सेपरेट फाइनेंशियल position. Okay, from the available separate financial position figures above, the following steps are made to prepare the consolidated statement of financial position. तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को लेके हमें क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप, जितनी एसेट है जितनी लायबिलिटी है सबको टोटल कर दो, जितनी एसेट जितनी लायबिलिटी है सबको टोटल कर दो। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, सबसे पहले नॉन करेंट एसेट में नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल नॉन करेंट एसेट,
पेन्ना कंपनी की है 3500 एंड सीमेंस कंपनी की है 950। दोनों को सम अप करेंगे तो क्या होगा, प्लीज यूज योर कैलकुलेटर व्हाइल डूइंग दिस। 3500 प्लस 950 इज इक्वल्स टू 4450। ठीक है, इसी तरीके से हम ए इन्वेस्टमेंट, अब जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी की है इसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंसीडर हो जाएगी, किस तरीके से हम अभी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो जितनी एसेट्स हैं उनको टोटल करना है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने सब्सिडी को किया है और पेरेंट ने अपनी बुक्स में शो किया है उसे हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से करेंट एसेट 750 प्लस 290 इज इक्वल्स टू 1040। ठीक है, देन आते हैं इक्विटीज में। तो हमने इक्विटीज में क्या रूल पढ़ा था, ओनली एंड ओनली शेयर कैपिटल ऑफ पेरेंट कंपनी विल बी शोन इन दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सो $1000। ओके, देन हमने क्या पढ़ा था कि रिटेन अर्निंग के लिए सिर्फ पेरेंट कंपनी की ही रिटेन अर्निंग शो होगी, जिसमें कुछ चीजें ऐड अप हो जाएंगी। क्या क्या ऐड अप हो जाएगा, उसमें सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का शेयर ऐड हो जाएगा जितना पेरेंट कंपनी को बिलोंग करता है, फिर उसमें अनरियलाइज गेन, ये सारी चीजें लेस हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अनरियलाइज गेन वाली एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम उसे लेस नहीं करेंगे। ठीक, अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट कंपनी के रिटेन अर्निंग मतलब 2900 में सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट का वो शेयर ऐड हो जाएगा जितना पेरेंट कंपनी का हक है। ठीक, तो अब समझना पहली बात, ये जो $960 सब्सिडी कंपनी ने कमाया है, ये जो $960 सब्सिडी कंपनी ने कमाया है, क्या पूरा 960 इस साल कमाया है? क्या पूरा $960 इस साल कमाया है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये कंपनी बनी ही इस साल है। ये कंपनी को तो सेटअप ही किसने किया है, पेरेंट कंपनी पन्ना कंपनी ने। ठीक, तो इनके पास पहले तो कोई रिटेन अर्निंग नहीं रही होगी, इनके पास पहले तो कोई रिटेन अर्निंग नहीं रही होगी। अगर हम टाइमलाइन भी बनाते हैं तो अगर साल के एंड में $960 रिटेन अर्निंग है और साल की बिगिनिंग में जीरो है, तो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, $960। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, $960। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ये एक्विजिशन कब हुआ है, ये एक्विजिशन कब हुआ है? तो सर ये एक्विजिशन हुआ है 1 जनवरी में और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है इनका, इनका फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से दिसंबर। तो साल की स्टार्टिंग में ही एक्विजिशन कर लिया तो पूरा साल ही क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साल ही क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पूरा का पूरा साल ही क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। सो पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट का पूरा हकदार है, क्योंकि ये $960 का 100% फॉर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ, क्योंकि पूरा ही पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। कितना होगा, 960। सो दिस 2900 प्लस 960 इज इक्वल्स टू 3860। कैसे आया, 2900 ऑफ पन्ना कंपनी प्लस 960 ऑफ सेल्समैन कंपनी जो कि उसकी सब्सिडी कंपनी है। इन दोनों के शेयर्स को हम शेयर इन दी प्रॉफिट को हमने ऐड अप कर लिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, करेंट लायबिलिटीज। सो 450 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 630 इज इक्वल्स टू 630। तो ये क्या हो गया हमारा करेंट लायबिलिटीज का फिगर। ठीक है, तो हमने सारे एसेट्स ऐड कर दिए, हमने सारी लायबिलिटीज ऐड कर दी, हमने शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया, हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग का भी ट्रीटमेंट कर लिया। नाउ ऐड सम ऑफ लायबिलिटीज। सो 4450 प्लस 1040 इज इक्वल्स टू 5490। ठीक, इसी तरीके से हम ऐड अप करेंगे सारी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज को। सो 1000 प्लस 3860 प्लस 630 is equals to 5490. That means total of assets is equals to total of liability. Hence this is the consolidated statement of financial position. बहुत ही सिंपल है, सारे एसेट्स को ऐड कर दीजिए, सारी लायबिलिटीज को ऐड कर लीजिए, कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, शेयर कैपिटल को छोड़ दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ दीजिए, रिटेन अर्निंग को छोड़ दीजिए। ठीक, शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का रिटेन अर्निंग और जो उनका हक है सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में उसको हम ऐड अप करेंगे, और जो अनरियलाइज्ड गेन है ऑन द अनसोल्ड इन्वेंटरी वो उनको हम लेस करेंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट पेरेंट कंपनी ने दिखाई है सब्सिडी कंपनीज में अपने सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन में,
अपने सेपरेट फाइनेंशियल पोजीशन में उसको आपको कंसीडर नहीं करना है, उसे आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक। और इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आंसर चेक कर लीजिए। सो दिस इज द आंसर 4450 1040 total 5490 and same here 1000 3860 630 and total is 45490, ठीक। सो दिस इज द आंसर। सो ये हमने पढ़ा पहले पार्ट में, जहां पे हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हमने अभी तक डिस्कस किया है विद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कल जब हम दूसरा पार्ट करेंगे या इसी क्लास के बाद जब सेकंड पार्ट इसी में आप मर्ज करके देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे नेक्स्ट टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे जो हमने अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो उन्हें भी हमें डिस्कस करना है। सो प्लीज रिवाइज ऑल दिस एंड देन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम और सारे एडजस्टमेंट की बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक। कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बाय।